टुडे आवर टॉपिक इज मास स्पेक्ट्रोमीटर। लास्ट में हमने रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप पढ़ा था। उसमें हमने आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस जब पढ़ी थी, मैंने कहा था कि रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। आज हम उसी को पढ़ेंगे। देखिए शाबाश, मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीट्री, देखिए मास स्पेक्ट्रोमीट्री मैंने लिखा है, ये एक फिनोमेना है। इसको सबसे पहले मैं डिफाइन कर रहा हूं, तो जो करनी है आपने। इंस्ट्रूमेंट which is used to measure, जो मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, नुमाइश करने के लिए, यूज टू मेजर एग्जैक्ट मैसेज ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। is called mass spectrometer. It's called mass spectrometer. And this phenomena ये जो फिनोमेना है, मुजाहरा है, फिनोमेना कहते हैं मुजाहरा को, is called या is known as mass स्पेक्ट्रोमीट्री। देखिए ये कंप्लीट जो डेफिनेशन है मास स्पेक्ट्रोमीट्री की है। अगर आपने इधर तक करनी है, इस पार्ट को छोड़ इधर तक, तो ये मास स्पेक्ट्रोमीटर की डेफिनेशन है। मास स्पेक्ट्रोमीटर, देखिए मास स्पेक्ट्रोमीटर है एक इंस्ट्रूमेंट कहते हैं कोई आला जो किसी न किसी पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। और मास स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा आला है जो किसी एलिमेंट के, आइसोटोप के एटॉमिक मैसेज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, एग्जैक्ट एटॉमिक मैसेज। देखिए डेफिनेशन में दो तीन चीजें हैं, इसमें आपको देखनी है कि ये एक तो इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज्ड टू मेजर, जो मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है एग्जैक्ट मैसेज। जब मैसेज की बात आ रही है, इसका मतलब है एटॉमिक मैसेज। एटम के दो मैसेज है, एक एटॉमिक नंबर है, एक एटॉमिक मैस है, दो चीजें हैं। एटॉमिक मैस क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो एटॉमिक मैसेज हमने मेजर करने किसके? आइसोटोप्स के। आइसोटोप किस चीज के हैं? एलिमेंट के। जैसे कि कार्बन था, कार्बन के 3 आइसोटोप थे। अब कार्बन के तीनों आइसोटोप का जो एटॉमिक मैस हमने मेजर करना है, एक का 12, एक का 13, एक का 14 था, तो वो किससे मेजर करेंगे? इस मास स्पेक्ट्रोमीटर से करेंगे। असल में ये हमारा पर्पस यही है कि हमने अगर डिफरेंट आइसोटोप की आपने परसेंटेज एग्जिस्टेंस फाइंड करनी है, अबंडेंस, रिलेटिव अबंडेंस फाइंड करनी है, एटॉमिक मैसेज फाइंड करनी है, तो हम इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए करते हैं। बात समझ आ गई? अब इस इंस्ट्रूमेंट में इसकी ना दो टाइप्स हैं, एक ओल्ड है, एक न्यू वर्जन है। वो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है आपको जो आता है, कई बार आया आपके बोर्ड के पेपरों में। ये डिफरेंशिएट बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है, इसको आप लिख लीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन एस्टन्स and Dempster mass spectrometer. मास स्पेक्ट्रोमीटर। देखिए ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपका बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर कि डिफरेंशिएट करें एस्टन और डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। इस मास स्पेक्ट्रोमीटर की ना 2 टाइप्स, एक को हम कहते हैं एस्टन्स, एक है जी डेम्स्टर। 2 टाइप्स हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर की, एस्टन्स एंड डेम्स्टर। देखिए एस्टन्स मास स्पेक्ट्रोमीटर और डेम्स्टर दोनों में मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। जब डिफरेंशिएट करते हैं, आपका शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपने इस तरह सेंटर में एक लाइन लगानी है स्ट्रेट, ठीक है। इधर आपने लिखना है एस्टन्स
मैस स्पेक्ट्रोमीटर, इधर आपने लिखना है डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर। इस तरह आपने दो नाम लिख के फिर आपने स्टार्ट करना है पॉइंट। एस्टन्स एंड डेप्स्टन में फर्क, सबसे पहला जो फर्क है, कहते हैं जो एस्टन्स मास स्पेक्ट्रोमीटर है, इट इज ओल्ड वर्जन ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। सबसे पहला जो वर्जन था, सबसे पहला जो मास स्पेक्ट्रोमीटर बना वो एस्टन था, ठीक है। इट इज ओल्ड वर्जन ऑफ, इट इज ओल्ड वर्जन ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर। और ये डेम्पस्टर है, इट इज एडवांस्ड वर्जन ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर, ये बाद में डिस्कवर हुआ और ये एडवांस्ड है। इट इज एडवांस्ड वर्जन ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर, ये मास स्पेक्ट्रोमीटर का एक एडवांस्ड वर्जन है। अच्छा, जो एस्टन मास स्पेक्ट्रोमीटर था, इट वाज ओनली यूज्ड, ये सिर्फ उन सैंपल्स के लिए यूज होता था, ये उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज बताता था जो सिर्फ और सिर्फ गैसियस स्टेट के अंदर है, मतलब गैसेस के बताता था, सॉलिड लिक्विड किसी के नहीं बताता था। इट इज ओनली यूज्ड टू measure masses of isotopes of elements which are in gaseous form, in gaseous form, जो सिर्फ और सिर्फ गैसियस फॉर्म के अंदर होते हैं, उनके एटॉमिक मैसेज को मेजर करने के लिए यूज हो सकता था। लेकिन देखिए गैसियस फॉर्म में बहुत कम एलिमेंट्स हैं, मैक्सिमम सॉलिड फॉर्म है। आपकी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, उसमें 80% सॉलिड फॉर्म में, सॉरी मेटल सॉलिड है, मैक्सिमम मेटल सॉलिड है, मैक्सिमम एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में। अब देखिए ये तो सिर्फ गैसेस के लिए था, अब सॉलिड लिक्विड के लिए कुछ और बनाना था, तो डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उन्होंने काम किया, एक एडवांस्ड और स्पेक्ट्रोमीटर बनाया जिसका नाम रखा डेम्पस्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर। इट वाज एडवांस्ड वर्जन। अब इसका सेकंड पॉइंट क्या बनेगा, ये जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है, इट इज यूज्ड फॉर ऑल सैंपल्स which include gaseous, liquid and solid, ये गैसियस, लिक्विड, सॉलिड तीनों सैंपल्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है जो डेम्पस्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर है। इसमें दो ये शॉर्टकट्स के डिफरेंस हैं, ये आपने अच्छे से तैयार कर लेने, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स। उसके बाद आता है मास स्पेक्ट्रोमीटर, जब हम इस्तेमाल करते हैं उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन आती है। जी क्वेश्चन करेंगे, कौन सा क्वेश्चन है? देखिए ये सॉरी, अब इसको 1 कर दें, इसको 1 कर दें, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है, 1 2 1 2, दो डिफरेंस, ठीक है, 2 पॉइंट से 2 नंबर मिल जाएंगे आपको शॉर्टकट। शॉर्टकट में जब भी डिफरेंस आए तो मिनिमम आपने 2 पॉइंट्स लिखने हैं, मैक्सिमम आप 5 लिख दें, 4 लिख दें, ठीक है। अब आता है इंस्ट्रूमेंटेशन की तरफ आते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। इंस्ट्रूमेंटेशन, लेकिन जब भी इंस्ट्रूमेंटेशन का वर्ड है, इंस्ट्रूमेंटेशन का मतलब है वो जो इंस्ट्रूमेंट है किन किन पार्ट्स से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन से उसमें पार्ट्स हैं, ठीक है। पहले मैं इंस्ट्रूमेंट की डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम देखिए आप, उसके बाद इसमें मैं स्टेप्स लिखूंगा। डायग्राम को आपने समझना है अच्छे से। देखिए
ये एक गन की तरह होता है, जैसे एक पिस्टल होता है ना, इधर से हम पकड़ते हैं पिस्टल को ऐसे, उधर से गोली निकलती है, ठीक है, पिस्टल की तरह होता है इंस्ट्रूमेंट। अब होता क्या इसमें, सबसे पहला जो चैम्बर होता है, सबसे पहला पार्ट है इनलेट, इसको कहते हैं इनलेट। इनलेट कहते हैं अंदर दाखिल होने का रास्ता, दाखिली रास्ता, मतलब यहां से हम सैंपल को एंटर करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है आयोनाइजेशन चैम्बर। आयोनाइजेशन चैम्बर देखिए ये किस तरह होता है, इधर फिलामेंट लगा होता है जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, नीचे एक इलेक्ट्रोड लगा होता है जिसे हम कहते हैं एनोड, यहां पे एनोड लगा होता है, यहां पे फिलामेंट है, फिलामेंट नेगेटिवली चार्ज है और एनोड पॉजिटिवली चार्ज है। ओके हो गया। अब इस चैम्बर का नाम है आयोनाइजेशन चैम्बर, यहां से लेकर यहां तक इसका नाम है आयोनाइजेशन चैम्बर। इसमें ये आयोनाइजेशन है। नेक्स्ट लगा होता है नेगेटिव ग्रिड। नेगेटिव ग्रिड ये किस तरह का होता है, इसमें ये परफोरेटेड होता है, सुराखदार। उसके बाद होती है एक्सेलरेशन प्लेट्स। एक्सेलरेशन प्लेट्स में दो एक्सेलरेशन प्लेट्स होती है। ये भी परफोरेटेड होती हैं, सेंटर में हमने इसको काटा होता है ऐसे, यहां से आइंस पास कर सके, इसको सेंटर से हम काट देते हैं। अब यहां पे आगे आके यहां पे मैग्नेट लगे होते हैं, यहां पे मैग्नेट लगे होते हैं। असल में जो मैग्नेट है ना, ऊपर नीचे नहीं है, ये एक पीछे तक आगे होता है, ऐसे इसको कवर किया होता है मैग्नेट। मैग्नेट इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। एंड पे इधर लास्ट पे होता है एम्पलीफायर, इसको कहते हैं एम्पलीफायर जी, एम्पलीफायर, इसको कहते हैं एम्पलीफायर। एम्पलीफायर इंस्ट्रूमेंटेशन में ये पार्ट्स बने हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला चैम्बर, इसको कहते हैं आयोनाइजेशन चैम्बर। आयोनाइजेशन चैम्बर, चैम्बर कहते हैं एक खाना, डब्बा, ठीक है, एक पार्टीशन की एक पार्ट है जिसको कहते हैं आयोनाइजेशन चैम्बर। क्यों कहते हैं ये रीजन बताता हूं मैं आपको। देखिए ये होता है परफोरेटेड नेगेटिवली चार्ज ग्रिड, ठीक है, परफोरेटेड प्लेट। ये इस पार्ट को कहते हैं एक्सेलरेशन प्लेट, इस पार्ट को कहते हैं एक्सेलरेशन प्लेट्स। ये जो दो प्लेट्स लगी हुई है इनको कहते हैं एक्सेलरेशन प्लेट्स। ये भी क्यों कहते हैं ये भी बताता हूं आपको। एक्सेलरेशन प्लेट्स ये है जी मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इलेक्ट्रिसिटी से कंट्रोल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। एंड भी एम्पलीफायर, लास्ट होते हैं रीड आउट डिवाइस, जो हमें रिजल्ट देती है, रीड आउट डिवाइस। यहां पे एंड में हमें ग्राफ मिलता है। ग्राफ किस तरह होता है, इस तरह का हमें यहाँ पे ग्राफ मिलता है। यहाँ पे इसकी मास टू चार्ज रेशियो होती है, यहाँ पे रिलेटिव अबंडेंस होती है। इस तरह पीक्स मिलती है हमें, इस तरह हमें इधर पीक्स मिलती है। अब देखिए, अब इसको समझना है। ये डायग्राम है मास स्पेक्ट्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट की। सबसे पहले हमारे पास क्या है, गैस सैंपल है। अगर सैंपल है गैसियस फॉर्म में, हमने सैंपल को इन गैसियस फॉर्म में ही करना है, ठीक है।
अगर वो गैसेस फॉर्म में है ठीक, अगर वो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में है तो उससे पहले हम गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहले हम करेंगे इवेपोराइजेशन। इधर स्टेप होता है इवेपोराइजेशन, इवेपोराइजेशन यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट करना, इवेपोराइजेशन। अगर सॉलिड में है तो उसे लिक्विड में कन्वर्ट करके फिर उसको वेपराइज करके गैसेस फॉर्म में ला के फिर इनलेट से इसको गुजारना है। उससे पहले सॉलिड फॉर्म में सब्सटेंस को हमने गुजारना नहीं है। जो भी केमिकल जिसका अगर हमारे पास सोडियम है, सोडियम सॉलिड फॉर्म में, उसे हम पहले कन्वर्ट करेंगे गैसेस फॉर्म में, फिर उसे यहां से एंटर करेंगे। ठीक है, अब यहां से हमारे पास सैंपल किस फॉर्म में आएगा? गैसेस फॉर्म में। ठीक है, अब देखें इधर तवज्जो रखनी है आपने। अगर हमारे पास सैंपल आया है गैसेस फॉर्म में, ऐसे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है जी, इधर आ चुका है, हमने एंटर कर दिया। अब होता क्या है, कहते ये सैंपल आ चुका है, हमारे पास क्या है? सैंपल है, सैंपल गैसेस फॉर्म के अंदर है, गैस मॉलिक्यूल्स हैं। अगर जो फिलामेंट है ना, फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, फिलामेंट नेगेटिवली चार्ज है, वहां से इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है, यहां से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे सीधे नीचे आएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ऐसे, नेगेटिवली चार्ज फिलामेंट से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन। और ये नीचे क्यों आ रहा है? इसकी भी रीजन है, क्योंकि नीचे हमने एनोड लगाया हुआ है। एनोड पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा है? नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, एनोड पे पॉजिटिव। और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ये एनोड जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को नीचे खींचेगा, जैसे इसको नीचे खींचेगा तो क्या होगा? नीचे सैंपल पड़ा हुआ है, सैंपल पे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? टकरे मारेंगे, टकराएंगे, स्ट्राइक करेंगे। अच्छा, एक सैंपल के एक मॉलिक्यूल को मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, देखिए किस तरह असल में फिनोमेना हो क्या रहा होता है आयोनाइजेशन में। इसको आपने समझना, मेन पार्ट है इस पूरे इंस्ट्रूमेंट का, आयोनाइजेशन। देखिए मैं एक मॉलिक्यूल को जूम करके बड़ा करके दिखा रहा हूं आपको। मैं कहता हूं कि एक मॉलिक्यूल है ये वाला, इसको मैं बड़ा करके दिखा, ठीक है। मैं कहता हूं कि मॉलिक्यूल है जी, कोई एक मॉलिक्यूल है, मैं कहता हूं सोडियम का मॉलिक्यूल है, ठीक है। सोडियम का एक एटम है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म। मैं कहता हूं ये इसका फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? न्यूक्लियस, फिर क्या होगा? फर्स्ट शेल, ऐसे, फिर सेकंड शेल, फिर थर्ड शेल, ऐसे शेल्स होंगे। अगर मैं कहता हूं नियॉन गैस है, ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में नियॉन गैस दी हुई है, नियॉन गैस लिख देते हैं। हमने नियॉन गैस को Ne को एंटर किया, नियॉन गैस, ठीक है। नियॉन गैस को एंटर किया जी। नियॉन गैस के पहले शेल में जी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तीसरा शेल इसका एम्प्टी होता है, इसका 8 एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो इसका 10 एटॉमिक नंबर है, 10 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहले शेल में 2, दूसरे में 8। अब होता क्या है, जैसे ऊपर से इलेक्ट्रॉन की बीम आएगी, ये क्या करेगी? आखिरी शेल तो खाली है ना, इसको खत्म कर दें, ठीक है, ये खाली है। शेल्स होते हैं लेकिन बनाते नहीं है क्योंकि एम्प्टी है। अब ऊपर से क्या आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स जैसे ऊपर से आएंगे, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की बीम आ रही है, इलेक्ट्रॉन्स की बीम, सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे आगे इस इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक करेंगे। जब यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे, टक्कर मारेंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि उन पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है। दोनों नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धकेलेंगे, रिपल्शन होगी। उस रिपल्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहां से नॉक आउट हो जाएगा। हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? नॉक आउट हो गया, नॉक आउट। इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया यहां से आखिरी शेल से। तो जब नॉकआउट होगा, पीछे क्या बचेगा? पीछे होल क्रिएट हो जाएगा। जब मैंने आपको आयंस फॉर्मेशन पढ़ाई थी, ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, कैसे आयंस बनते हैं। पीछे होल क्रिएट होगा, होल को हम शो करते हैं पॉजिटिव चार्ज से। होल को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, उसको हम पॉजिटिव चार्ज से शो करते हैं। अब नियॉन पहले सिंपल था, पहले सिंपल ऐसे नियॉन का एटम था, मॉलिक्यूल था नियॉन का। अब जब एक इलेक्ट्रॉन निकला तो Ne क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाले आयन को क्या कहते हैं? केटाइन। ये इस तरह नियॉन के सारे केटाइन बन जाएंगे। और केटाइन क्या है? एक आयन है।
और ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आयंस की फॉर्मेशन हो उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन। तो इधर क्योंकि आयंस बन रहे हैं, हर एक मॉलिक्यूल आयंस में कन्वर्ट होगा और मैक्सिमम इसमें आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ इस मॉलिक्यूल रह भी जाते हैं न्यूट्रल। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वो नीचे डब्बा पड़ा होता है उसमें आ जाते हैं, ठीक है। और जो ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स नीचे एनोड कैप्चर कर लेते हैं और यहाँ पे एक बॉक्स बना होता है, इलेक्ट्रॉन्स उसमें सारे कैप्चर हो जाते हैं, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ऊपर वाले। और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन टकराने के बाद बनते क्या है, आयंस बनते हैं, क्योंकि आयोनाइजेशन हुई है इस चैम्बर के अंदर, इस पार्ट के अंदर, इस बॉक्स के अंदर। हम इस बॉक्स को कहते हैं आयोनाइजेशन चैम्बर, ठीक है, क्योंकि आयंस फॉर्मेशन हुई है। और आयंस कौन से बने, पॉजिटिव। किस तरह बनेंगे, इस तरह, ये पॉजिटिव आयन बन गया, पॉजिटिव आयन। यही जो ब्लैक वाले थे ये पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो गए। अब मेरी बात गौर से सुनना, यहीं पे आपको सारा टॉपिक क्लियर हो जाए। देखिए अब ये क्या है, सारे पॉजिटिव आयंस हैं। आगे क्या लगा हुआ, नेगेटिव ग्रिड, ये सारा नेगेटिवली चार्ज है। इसको हाई पोटेंशियल देते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये इन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को खींचेगा, अट्रैक्शन होगी, ये स्पीड से यहां से गुजर जाएंगे, क्योंकि अट्रैक्शन होगी, ये यहां से खींच के स्पीड से आगे चले जाएंगे। जैसे ही आगे जाएंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने परफोरेशन क्रिएट की हुई है, हमने यहाँ पे सुराख बनाया है, ठीक है। ये पूरी प्लेट है, यहाँ पे जो आयन टकराएगा, टकरा के वापस आ जाएगा, सारी प्लेट से टकरा के वापस। लेकिन जो जहाँ पे हमने होल क्रिएट किया हुआ है वहां से अंदर से गुजर जाएगा। हम ये होल क्यों बनाते हैं, ताकि जो हमारे पास आयंस आ रहे हैं उनका स्ट्रेट पाथ बने, बिल्कुल सीधे जाए, पूरी लाइन तरतीब से लाइन बना के गुजरेंगे, स्पीड से एक एक करके गुजरेंगे, ठीक है। लेकिन जो आयंस है पहले कैसे आ रहे थे, रैंडमली आ रहे थे, कोई अरेंजमेंट नहीं थी, कोई स्मूथ पाथ नहीं था, ऐसे फैल के आ रहे थे, ऐसे, ठीक, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, ऐसे देखो इधर से आएंगे, ऐसे गुजरे, कोई इधर टकराएगा, कोई इधर टकराएगा, तो सीधा आएगा, ऐसे गुजर जाएगा, सही है। जो इधर आएगा इधर टकरा के फिर वापस आ जाएगा, ये भी वापस आ जाएंगे, ये भी वापस आ जाएंगे। कुछ आयंस होते हैं जो पास होते हैं, हर एक आयन पास नहीं होता, ठीक है। आयन जहां से पास होके फिर इस प्लेट से पास होंगे, और इस प्लेट को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दी होती है। कौन सी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया होता है, हाई वोल्टेज देते हैं, ताकि इधर से ये, अब हाई वोल्टेज क्यों देते हैं, ताकि जो आयंस आ रहे हैं पॉजिटिव, ये स्पीड से गुजरे, इनको हाई एक्सेलरेशन मिले, स्पीड से गुजरे। इधर जब आयंस आते हैं, इधर से आयंस का जो पाथ होता है, अगर मैं कहूं कि नियॉन एटम है, नियॉन एलिमेंट है, नियॉन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। तो नियॉन आपका एलिमेंट है, नियॉन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, नियॉन 20, नियॉन 21, नियॉन 22, 3 आइसोटोप्स है। अब देखो 3 आइसोटोप्स आ रहे हैं बैक वक्त, क्योंकि नियॉन के सैंपल में 3 आइसोटोप्स ही होंगे ना, तो कहते हैं 3 आइसोटोप्स आ रहे हैं यहां से, ऐसे ही आ रहा है। और तीनों का जो रेडियस है डिफरेंट है, तीनों डिफरेंट टाइम पे गिरे, कोई पहले गिर रहा है, कोई बाद में, कोई उसके बाद में, ठीक है। सबसे पहले कौन सा गिरा, जो इधर आया, फिर सेकंड पे ये वाला गिरा, थर्ड पे ये। तो पहला गिरा हम कहते हैं ये नियॉन 20 है, ये नियॉन 21 है, ये नियॉन 22 है। इसकी भी रीजन है, ठीक है। ये सारी रीजन हम कल इसको डिटेल से पढ़ेंगे जब हम कंप्लीट इसके 1 by 1 स्टेप्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये तीनों यहाँ पे गिरते हैं, और ये पाथ कब क्यों हुआ है, पहले स्ट्रेट आ रहे थे, ये मैग्नेट की वजह से, क्योंकि मैग्नेट लगे हुए, मैग्नेट डिफ्लेक्शन शो करते हैं, मैग्नेट की वजह से इनका पाथ सर्कुलर हो जाता है। इसकी डिटेल हम कल पढ़ेंगे सारे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कहते हैं आयन कलेक्टर, इसको एम्पलीफायर भी कहते हैं, इसको हम आयन कलेक्टर भी कहते हैं, आयन कलेक्टर। इसको आयन कलेक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि आयंस को कलेक्ट कर रहा है। इसको एम्पलीफायर भी कहते हैं, एम्पलीफायर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इसके यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है, एम्पलीफाई करता है करंट को, ये भी मैं आपको कल बताऊंगा। एंड पे क्या होता है, रीड आउट डिवाइस, यानी कि कंप्यूटर लगा होता है, ठीक है। उसमें हमारे पास एक ग्राफ बन के आ जाता है, जिसमें हमारे एक्स एक्सिस पे मास टू चार्ज रेशियो होती है। हमारे पास यहाँ पे पहले नियॉन 20 आ जाता है, फिर 21 की पीक, फिर 22 की पीक। इसकी भी रिलेटिव वार्डनेस आ जाती है 90.92, इसकी 0.256 होती है, इसकी 8.82% होता है, ये परसेंटेज है,
रिलेटिव अबंडेंस तीनों की आ जाती है वाई एक्सिस पे। इस तरह ग्राफ हमें शो होता है जिसे हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफ। ये इस ग्राफ को हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफ, क्योंकि मास स्पेक्ट्रोमीटर से निकला है मास स्पेक्ट्रोग्राफ। यही मास स्पेक्ट्रोग्राफ ही हमारा असल में रिजल्ट होता है, जिससे हम एनालिसिस करते हैं कि कौन सा आइसोटोप है जिसकी अबंडेंस ज्यादा है, कौन सा कम है। अब तीनों में से किसकी अबंडेंस ज्यादा है? इसकी 90.9% है, फिर 8.8 की, फिर 0.25 की। तो यहां से हम हर एक एलिमेंट की जो आइसोटोप्स है उनकी रिलेटिव अबंडेंस, उसके एटॉमिक मैसेज, दोनों चीजों को हम मेजर कर सकते हैं।